आसिफ जरदारी के हामिद मीर को दिए गए इंटरव्यू को सुनकर बहुत कुछ याद आ गया। बिलावल बारे जरदारी साहब का कहना था कि आजकल के नौजवान बच्चे सीधा मुंह पर कह देते हैं कि आपको क्या पता है। पहले तो जुनैद महार याद आए जो अक्सर रात गए मेरे साथ आवारागर्दी में एक बात बड़ी दुख भरे अंदाज में दोहराते हैं कि यार हम कैसी नस्ल हैं, अपने बाप से भी हम डरते थे और अब अपने बच्चों से भी डरते हैं। जुनैद महार एक ज़हीन इंसान है जिनसे गुफ्तगू करके मेरे बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहते हैं। हम दोनों कुछ चीज़ों के बहुत शौकीन हैं। किताबों की दुकान पर हर हफ्ते विज़िट करना, किताबें खरीदना, पढ़ना और फिर उन किताबों पर सैर हासिल गुफ्तगू करना, दूसरी आवारागर्दी करना, क्योंकि खुशकिस्मती से हमारे पास ज़ाया करने को जो चीज़ वाफर मकदार में मैसर है वो वक्त है। आखिरी शौक़ है रात गए पठान भाइयों के कैफ़े पर बैठकर चाय पीना और खामोश रहना और अचानक कोई मौजूद छेड़ देना जिस पर कुछ देर गुफ्तगू जारी रहती है और फिर मुकम्मल खामोशी। खैर एक दिन मेरे साथ थे तो इनके हैंडसम बेटे मूसा का मैसेज आया कि रात घर वापसी पर फ़िलहाल खाने की चीज़ लेते आइएगा। जुनैद मार कहने लगे, अब ज़रा इसका हाल देखो। मुझे कह रहा था ब्रो, कहता है पहले भी एक दिन मुझे इसने ब्रो कहकर मुखातिब किया तो मैंने इसे पूरी संजीदगी से कहा, मूसा मैं तुम्हारा बाप हूँ, प्रोटोकॉल का ख्याल रखा करो। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि अपने बाप और तुम्हारे दादा के सामने उन्हें बाप कह सकता और तुम हो के बड़े आराम से ब्रो कह रहे हो। एहतराम का ख्याल रखा करो। मूसा आगे से मुस्कुराया और बोला, ओके ब्रो। अब जुनैद मार कहने लगा कि इस औलाद का क्या करेंगे जिन्हें हमसे डर ही नहीं लगता। हमारा बाबा तो थोड़ी सी बात पर भड़कर अम्मा को कहता था, जुनैद इब्राहिम की माँ बेटे की बात सुनी है, और लहजा ऐसा सख्त होता कि कई दिन तक जरूरत ही ना होती कि बाबा नाराज ही ना हो जाए। अपने दाजल के एक दोस्त के वालिद का बताने लगे कि वो दोनों गांव के दोस्त इकट्ठे हॉस्टल में रहते थे। एक माह वो घर ना जा सका और इसने जुनैद को खत लिख कर दिया कि यार घर जाकर मेरे वालिद को दे देना और उनसे मेरा खर्चा ले आना। वीकेंड पर जुनैद मार घर गया तो वो अपने दोस्त के घर गया। वहाँ इसका बाप मौजूद था। जुनैद ने उन्हें बेटे का खत दिया तो उन्होंने पूछा कि क्या है। बताया कि उनके बेटे ने खत भेजा है, वो खुद नहीं आ सका। जुनैद के बकौल उसे आज तक याद है कि खत का सुनते ही वो भड़क उठे और अपनी बीवी को देखकर जोर से बोले, सुनती हो, तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है, इसकी जुर्रत देखो कि मुझे खत लिखा है। वो खत लिखने लग गया है, कल वो मेरी दाढ़ी पकड़ेगा। अब जुनैद महार जो इस वक्त कॉलेज स्टूडेंट था, हक्का बक्का खड़ा उनका मुंह देख रहा था। जुनैद को और कुछ समझ ना आई तो वो घर से भागकर निकल गया कि कहीं चाचा इस पर ही चढ़ाई ना कर दे कि वो क्यों वो खत लाया। जुनैद के बकौल जब वो घर से निकला तो वो अभी तक इस दोस्त की माँ को कोसने दे रहे थे कि तुम्हारा बेटा गुस्ताख निकला है, बाप को खत लिखता है। जुनैद हंसकर कहने लगा, आज मेरा वो दोस्त और मैं खुद अपने बच्चों से डरते हैं। पहले सारी उम्र बाप से डरते गुजरी, अब बच्चों से डर कर गुजरती है कि वो फौरन किसी बात पर रद्दमल देते हैं जिसे कभी बाप दिया करता था। बाप घर में दाखिल होता था तो यूं लगता जैसे एक जाबर हुक्मरान आया है। माँ सारा दिन बच्चों को डराती रहती कि ज़रा बाप को आने दो, फिर देखना तुम्हारा क्या असर होता है। यूँ बचपन से ही बच्चों को पता था कि बाप कोई ऐसी मखलूक है जिससे उन्हें डरना है, इसके करीब नहीं जाना। शायद ही कोई बाप हो जो बच्चे को करीब आने देता हो, शायद गप्पे लगाता हो। अगर किसी मेले ठेले पर भी ले जाता तो भी हद एहतराम सामने रखी जाती। बच्चा सोच भी नहीं सकता था कि वो बाप के सामने कोई बात कर सके और बाप भी संजीदा रहता। अगर बच्चों को भी बात समझानी होती तो भी वो अपने बीवी को कहता, बशरे की माँ ज़रा पुत्र के लक्षण देख रही है, इसको ज़िबान लग रही है, उसे ज़रा खुद समझा देना, वरना मुझे तो तुम जानती ही हो। यूं बाप का रौब दबदबा था जो बचपन से जवानी तक कायम रहता था। वैसे इस उम्र में पहुंचकर अगर मैंने किसी बाप का वैसा रौब व दबदबा अपने बच्चों पर देखा तो वो मेरी मरूम दोस्त अनवर बेग का था। अनवर बेग के माशाल्लाह 4 बेटे और 3 बेटियां हैं, सब जवान और शादीशुदा हैं, बल्कि नजीब बेग के बच्चों की भी शादी हो गई है। लेकिन जितना मैंने अनवर बेग के बच्चों को अपने बाप का एहतराम करते और उनसे डरते देखा वो किसी को नहीं देखा। लेकिन इस रौब के बावजूद जितना प्यार बच्चों ने अपने बाप को दिया वह इस दौर में हैरान कुन है। अनवर बेग बीमार हुए तो 5 साल तक कैंसर से लड़ाई में जो ख्याल उनके बेटों और बेटियों ने रखा, मैंने उन पर रश्क किया। वो अपने बाप को हथेलियों पर लिए फिरे और ऐसा ख्याल रखा कि मैंने अनवर बेग को कहा, आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान शायद ही कोई होगा जिसके बच्चों ने इसका इतना ख्याल रखा। मैंने कहा, आप एक सख्त बाप हैं, अगरचा आपने अपने बच्चों पर बहुत इन्वेस्ट किया, उन्हें आला तालीम दिलवाई, हर तरह का ख्याल रखा, अब तो वो खुद बाल बच्चों वाले हो गए हैं, अब तो उन्हें मत डांटा करें।
ان کی بیگمات انہیں ताने देती होगी कि तुम्हारा बाप अब भी तुम लोगों को सबके सामने डांट देता है। बेग साहब हंसकर बोले, चंदा अगर मैं उन्हें कुछ ना कहूँ तो ये सब परेशान हो जाते हैं कि मेरी तबीयत तो ठीक है, लिहाजा उन्हें मुतमन रखने के लिए कुछ ना कुछ डोज देनी पड़ती है। और मजाल है उनके बच्चों ने कभी आगे से जवाब दिया हो। अक्सर हमारे दोस्त वसीम हकी भी अनवर बेग को कहते, यार अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो डांट डपट से बाहर आ जाओ। बच्चे भी अब इतनी आदी थे कि उन्हें अनवर बेग साहिब की दोस्तों के सामने डांट पड़ रही होती तो वो हंसते हुए हमें आंख मार कर निकल जाते कि संभालें अपने दोस्त को। अनवर बेग जैसा खुशकिस्मत इंसान शायद ही हो जिसने भरपूर ज़िंदगी गुजारी, यारों के यार थे और हर मुश्किल वक्त में आपके लिए हाजिर। हमारे दोस्त डॉक्टर शाहिद मसूद ने अरशद शरीफ के घर सालाना बरसी पर गिला किया कि जब मैंने डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़, अरशद शरीफ और मेजर आमिर जैसे सखी दिल लोगों का जिक्र किया जो दूसरों को घर बुलाकर खाना खिलाकर खुश होते थे, तो मैं कैसे अनवर बेग को भूल गया जिसके यहाँ हर हफ्ते दोस्तों की पार्टियाँ और खाना पीना चलता रहता था। अब जब आसिफ ज़रदारी भी सरेआम कह रहे थे कि आजकल के बच्चे कब बाप की बात सुनते हैं, वो उल्टा कहते हैं कि आपको क्या पता, वो ठीक कह रहे थे। हमारे बच्चे भी हमें यही कहते हैं, वही जुनैद मार वाली बात कि हम वो उदास नस्ल हैं जो पहले अपने बाप से डरती थी, जिनकी इतनी दहशत होती थी कि वो नाराज़ ना हो जाए, और अब हम अपने बच्चों से डरते हैं।